आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है सत्येंद्र बारी जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आइए चर्चा में जानते हैं इनसे कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो इनका पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किन किन चीजों पे वर्क करता है। सबसे पहले तो सत्येंद्र जी अपना परिचय देंगे हमको कि आपको आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने राजनीतिक करियर कैसे शुरू मेरी माँ बड़ी धार्मिक और सोशल विचार की महिला थी, और उनसे मैंने देखा समाज के लिए काम करना चाहिए। उनसे मैंने प्रेरणा ली, और प्रथम बार संघ की शाखा में मैं जब गया, तो शाखा में जाकर के मैंने देखा, चूंकि मेरी जो शाखा मैंने पहली शुरुआत की वो सेवा बस्ती में थी। वहाँ जो है छोटे समाज के लोग, ऐसे समाज के लोग जो किन्हीं कारणों समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए, ऐसे समाज के लोग बच्चे आते थे। मैं देखता था कि उनका जीवन जो है बड़ा जीर्ण शीर्ण है। बच्चों को समुचित भोजन नहीं मिल पाता, समुचित शिक्षा का अभाव है उनके यहाँ। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं इनको कुछ नहीं दे सकता, तो मेरे मन में भाव आया कि सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो शिक्षा का है। तो शाखा लगाकर मैं वहाँ गांव के उन बच्चों को जिनके पिता ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, उन बच्चों को जुटा करके उनका एकत्रीकरण करके मैंने उनके अंदर यह प्रयास किया कि उनको शिक्षित करें। और शिक्षा के साथ साथ मन में यह भाव आया कि उनके अंदर संस्कार भी डाला जाए, क्योंकि जैसा कि चाणक्य ने कहा था कि संस्कार विहीन शिक्षा विनाशकारी। ठीक है, शिक्षित तो हम हो जा रहे हैं, समाज का रूप आप देख पा रहे हैं, बच्चे शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार का भाव है। इसके कारण आप देख पा रहे होंगे कितनी कुरीतियां या कितनी बुराइयां समाज में सामने आ रही। बीटेक किया और बच्चा आपको दिख जा रहा है हत्या करने के आरोप में जेल जा रहा है। तो अगर बीटेक करने से अगर आप समझ जाते हैं कि संस्कार आ जाएगा, फिर वो हत्या के आरोप में जेल ना जाए। तो पढ़ाई तो हमें करानी है बच्चों को, लेकिन साथ साथ उनके अंदर संस्कार भी डालना है। यह पवित्र उद्देश्य लेकर के मन में भाव आया, और हमने बच्चों को शिक्षित करने का काम शुरू किया। फिर समाज के लोगों के लिए उनको अस्पताल पहुंचाना, जो अपने बारे में जानते नहीं थे उनको आरटीआई के तहत उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना। ऐसा करते करते कब हमको समाज ने अपना नेतृत्व करता चुन लिया। 2010 में मात्र 22 साल की अवस्था में ग्राम प्रधान बना अपने क्षेत्र से। और उसके बाद वो जो राजनीतिक सफर मेरा शुरू हुआ, इसको आप राजनीतिक सफर कह सकते हैं, वह राजनीतिक सफर मेरा शुरू हुआ जबकि उसके मन में उद्देश्य यह था कि मैं देखता था, जब प्रधान बनने का ऐसा भाव मन में आया, तो मैं देखता था जो प्रधान बनते थे उन प्रधानों के अंदर स्वयं शिक्षा का भाव था। आपको बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि जब मैं चंदौली क्षेत्र में उसमें ग्राम प्रधान बना, तो ये पेपर की सुर्खियों में था कि एमबीए किया हुआ बंदा पहली बार प्रधान बना, और सबसे कम। और जब अधिकारी आते थे बात करने, तो अमूमन लोगों के मन में भाव आता है प्रधान होगा तो बुजुर्ग होगा या पढ़ा लिखा नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब अधिकारी हमारे पास आते थे और जब वो इंग्लिश में कभी अधिकारी वार्ता करते थे और मैं भी उनको इंग्लिश में जवाब दिया करता करता था, तो अधिकारी बड़े प्रसन्न होते थे कि अब पहली बार मैंने ऐसा कोई प्रधान देखा है। और उस समय वह जो सफर मेरा शुरू हुआ, वो उद्देश्य यह था कि समाज को, ज्यादातर वह समाज जो किसी कारणवश, जैसे आपको पता होगा, पढ़े लिखे लोग या जो समृद्ध समाज है, संपन्न समाज है, वह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ लेता है। लेकिन आज भी गांव में रहने वाला वह समाज जो पिछड़े समाज से आता है, वह अपनी किसी भी समस्या के लिए थाने नहीं पहुंच पाता, अपनी बड़ी समस्या के लिए अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाता। सरकार की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन उसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं, जिससे वह उसका लाभ नहीं ले पाता, उन लाभों से वंचित रह जाता है। इसीलिए मन में ऐसा भाव आया कि नेतृत्वकर्ता ऐसा चुनना चाहिए, या नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जो समाज के उन लोगों की आवाज बन सके जो किन्हीं कारणवश अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते। यही पवित्र संकल्प लेकर के मेरे मन में भाव आया, मुझे उन समाज का नेतृत्व करना है। और जनता ने मुझे परस्पर प्रेम दिया, स्नेह दिया, जिसके कारण वर्तमान में आज मैं पिछड़े आयोग में सदस्य के रूप में आप सबकी सेवा दे रहा हूँ। आपके बारी समाज में क्या इसके पहले भी लोग राजनीति में शामिल है? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप पहले ऐसे शख्स दिखे हैं जो कि राजनीति में इतना तगड़ा आपका इंटरेस्ट है। ये मैं नहीं, आपके युवा जो यूथ है उनका है। बहुत बहुत आभार जो आप ऐसा सोच पा रहे हैं या मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेरे मन में यह भाव है कि पूरे देश में
बारी समाज से जुड़े हुए, पहले तो आपको ये बहुत बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि बारी समाज का अपना बड़ा ही पौराणिक और समृद्धशाली इतिहास है। बारी समाज के कई पुरोधाओं ने, कई पूर्वजों ने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जब जब देश में ऐसा लगा, देश पर संकट आया, सनातन संस्कृति पे संकट आया, हमारे समाज के पुरोधाओं ने, हमारे समाज के पूर्वजों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए इस समाज को, इस राष्ट्र को सर्वोपरि माना और राष्ट्र हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। ऐसा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हमारे वीर शिरोमणि रूपन बारी जी, हमारे वीर शिरोमणि कीरत बारी जी, ऐसे कई हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के संकट के समय में अपने प्राणों का त्याग करके इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या लगता है आपको अगले चुनाव में क्या आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की देखिए, तैयारी में है? मैं आपको बता दूं, मेरा एकमात्र उद्देश्य, जैसे पिछड़ा आयोग में मेरा जो चयन हुआ है, आपको बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरा चयन सितंबर में हुआ और सितंबर से लेकर के अभी तक लगभग 4-5 महीने हुए। इन 5 महीनों में मैंने तकरीबन इस उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा जिले कवर कर लिए और इस आधार पर मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि समाज का वह तबका, जैसे आपको बता दूं कि अभी आयोग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। आयोग का लाभ कौन उठाते हैं? जो सक्षम है, जो जानकार है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग जिनके लिए वास्तव में आयोग का गठन हुआ, पिछड़ा आयोग का जो गठन हुआ है, उस गठन का उद्देश्य ही यही था, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है, जिनका किसी न किसी कारण कहीं दमन किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे समाज को सुरक्षा देने के लिए आयोग का गठन हुआ। लेकिन वही समाज आयोग के बारे में जानता ही, जब मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, किससे बताता हूँ ये आयोग होता क्या है, उनको जानकारी नहीं, उनको जानकारी का अभाव है। तो पूरे प्रदेश में जाकर के हम आयोग के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उनको यह बता रहे हैं कि इस आयोग का गठन आपकी सुरक्षा के लिए हुआ है, इसका लाभ उठाइए। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह जागरूकता तेजी से फैल रही है और आयोग के बारे में लोग जान रहे हैं और इसका लाभ समाज के साथ साथ आयोग को ही मिल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयोग से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके आयोग के अंदर अंतर्गत कितने सारी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार पिछड़े समाज के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसकी जानकारी, चूंकि यह एक संदेश हम देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, हमारा जो देश है वो गांव बसता है और हम जब चयन करते हैं प्रधान का, तो ज्यादातर मेरा अनुभव ऐसा आता है कि प्रधान स्वयं ही, उसके अंदर ज्ञान का अभाव है। तो प्रधान ऐसा चुनेगा जो शिक्षित हो, जो समाज के लिए अवेयर हो, जिसके अंदर जिज्ञासा हो और भाव हो कि हमें निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना है। ऐसे व्यक्ति का अगर आप चुनाव करेंगे तो यह प्रयास करें कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का युग है, वो नेट से जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकता है। सारी जानकारियां, आयोग की क्या ताकतें हैं, आयोग से क्या मदद ले सकते हैं, सरकार पिछड़े समाज के लिए क्या जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकता है और उसके आधार पर वह गांव में लोगों को जागरूक करे। जैसे लोगों को आवास कैसे लिया जाता है पता ही नहीं, आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है पता ही नहीं, अन्य योजनाओं का हम लाभ कैसे ले सकते हैं पता ही नहीं। तो यदि प्रधान चाहे, वास्तव में हमारे यहाँ जब चयन होता है, जब हमारे यहाँ प्रतिनिधि का चुनाव होता है, तो इसीलिए होता है कि वह स्वयं चिंता करके ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, सरकार की योजनाएं पहुंचाए, जो लोग स्वयं से सामर्थ्यवान नहीं है उन योजनाओं को पाने। तो प्रधान का बड़ा दायित्व होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का बड़ा दायित्व होता है कि समाज के ऐसे लोगों को जगा जगा करके, ला करके सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाए। तो इस नाते से कई योजनाएं सरकार चला रही है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं और आयोग के पास तो बड़ी ताकत है। ऐसे लोग जो कहीं अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ऐसे
संपन्न लोग जो मन में ऐसा भाव रखते हैं कि जाति विशेष के कारण, वर्ग विशेष के कारण हम उनको दबा सकते हैं या उनका शोषण कर सकते हैं, तो आयोग उनके साथ है, वो आयोग की मदद ले सकते हैं। आयोग पूरी तरह से सक्षम है उनको न्याय देना। चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो आपकी युवा पीढ़ी यूथ है, उनको क्या ऐसा कौन-सा वर्क करना चाहिए, कैसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी आज की डेट में जहाँ तक देखने को आता है जल्दी राजनीति में नहीं आना चाहता। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगा कि सर्वप्रथम वह शिक्षा को अपनी ताकत बनाए और शिक्षा से जुड़े। और एक सबसे बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ अपने समाज को या ऐसे समाज के लोग जो आज भी अभाव में अपना जीवन बिता रहे हैं, वह 2 रोटी कम खाए, अपने बच्चों को एक कपड़ा कम पहनाए। अगर बच्चा ये कहता है कि हमें 2 जोड़ी जूते चाहिए, उसको 1 जोड़ी ही जूता दिलाएं। अगर बच्चा ये कहता है कि हमें रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो उसे ये बताएं कि बेटा हम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकते, हम घर में ही खाना खिलाएंगे। इन पैसों को बचा करके आप उसका प्रयोग बच्चों की पढ़ाई में कराइए, बच्चों को योग्य शिक्षा दीजिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए। क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित हो गया है, मेरा यह अनुभव है, जब आप कॉलोनी में जाते हैं, जब गांव में जो कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं, उन कॉलोनियों में जो सक्षम लोग हैं, जो नौकरियों में हैं, जो बड़े व्यवसाय में हैं, उनको प्रधान पर कोई निर्भरता नहीं। प्रधान पर निर्भर कौन है? ऐसे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, शिक्षा न प्राप्त करने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं, यही लोग प्रधान के पीछे घूम रहे हैं। तो सबसे पहला संदेश मेरा युवाओं के लिए है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बेहतर शिक्षा प्राप्त करिए। सरकार द्वारा कई योजनाएं आपके हित के लिए चलाई जा रही हैं, उसका लाभ उठाइए। क्योंकि अगर आप शिक्षित हो गए, तब आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एक शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करता है, बेहतर काम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अगर राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, तो पहले शिक्षा का चुनाव करिए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आइए, राजनीति में बहुत बेहतर विकल्प इस बात का है कि हमारे लिए कोई व्यवसाय नहीं। अगर मन में भाव है समाज के लिए करना है, समाज के उत्थान के लिए करना है, समाज के जागरण के लिए करना है, तो राजनीति में आपके लिए बहुत राजनीति आपका अच्छा विकल्प है। हृदय प्रिय स्वजाति बंधुओं, आपको बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि बारी जाति ने सदैव समाज के हित के लिए, सनातन संस्कृति के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कार्य किया है। हमारे समाज का, हमारे पूर्वजों का एक बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, जो प्रामाणिकता के साथ सबके सामने है। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि समाज को जोड़ने के लिए समाज के अंदर एक जागरण आए। वर्तमान समय जो चल रहा है वह जागरण का युग है। अब समाज चेत रहा है, तो समाज जागृत हो, समाज के अंदर पुनः ऊर्जा का संचार हो। इस पवित्र उद्देश्य के लिए लेकर के समाज के द्वारा एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है बारी महाकुंभ, जो 27 अप्रैल को उत्तराखंड भवन में होने जा रहा है, लखनऊ की धरती पर। आप सभी स्वजाति बंधुओं से और समाज के उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस बारी महाकुंभ में बड़ी से बड़ी संख्या में आए और यह जो राष्ट्र हित के लिए महाअनुष्ठान होने जा रहा है, इस अनुष्ठान में अपनी भी आहुति दे करके इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अपना भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। यही मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है। याद रखें, 27 अप्रैल उत्तराखंड भवन, लखनऊ। सभी लोग लखनऊ चलें। जय बारी समाज, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत